भारतीय राजनीति में परिवारवाद हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। आजादी के बाद से ही राजनीति में परिवारों का दबदबा साफ नजर आता रहा है। देश में गांधी नेहरू परिवार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का परिवार, बिहार में लालू यादव, पंजाब में बादल परिवार, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में करुणानिधि, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी, कर्नाटक में देवगौड़ा परिवार, ये सभी परिवार राजनीति में परिवारवाद की गहरी जड़ों की मिसाल हैं। जो कार्यकर्ता वर्षों तक गांव-गांव, गली-गली मेहनत करते हैं, उनकी जगह नेताओं के बेटे-बेटियां या नजदीकी रिश्तेदार पद और टिकट हासिल कर लेते हैं। यही कारण है कि परिवारवाद को राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में वंशवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश भाजपा ने भी अब परिवारवाद पर कड़ा रुख अपना लिया है। जिलों की कार्यकारिणी गठन के दौरान नेताओं के परिजनों को मिले पदों पर रोक लगाई गई है और 3 जिलों में मंत्री, सांसद और विधायक के परिजनों से इस्तीफे भी लिए गए हैं। भाजपा का परिवारवाद पर नया फॉर्मूला लागू। 3 जिलों में नेताओं के परिजनों से इस्तीफे। मंत्री संपतिया की बेटी श्रद्धा ने छोड़ा पद। कुलस्ते की बहन प्रिया धुर्वे से भी इस्तीफा लिया गया। गिरीश गौतम के बेटे राहुल ने पद छोड़ा। जिलाध्यक्षों को निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अवसर देने के निर्देश। हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरह सिर्फ परिवार विशेष का होने की वजह से पद नहीं प्राप्त होती और इसको लेकर के नेतृत्व समय समय पर जो नीति का निर्धारण करता है, जो निर्णय लेता है, उसका सभी अक्षरशः पालन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम की पद्धति पर हमारी पार्टी काम करती है। वहीं कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि योग्य लोगों को मौका देना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिवार से हों। पद का फॉर्मूला योग्यता से तय होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो योग्य है, चाहे परिवार का हो चाहे परिवार का ना हो, योग्य व्यक्ति आना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, भारतीय राजनीति में वंशवाद की जड़ें गहरी हैं। बीजेपी खुद को परिवारवाद से दूर बताती है और कांग्रेस पर गांधी परिवार के वर्चस्व का आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक संगठन बताते हुए बीजेपी में परिवारवाद होने की बात कहती है। ऐसे में परिवारवाद का सवाल अभी भी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बहस बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी परिवारवाद पर प्रहार। दरअसल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल साहब, तो कुछ नए नए प्रयोग वो संगठन में कर रहे हैं। आज इसी प्रयोग धर्मिता के चलते एक प्रयोग और किया गया। कुछ 3 जिला संगठन में कार्यरत पदाधिकारियों को हटा दिया गया। आरोप यह था कि ये परिवारवाद को पोषित करते हैं। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को हटाया गया, मतलब कार्यकारिणी से बगल में शिफ्ट कर दिया गया। कहने का अर्थ ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवारवाद की राजनीति में विश्वास नहीं रखती और ये उदाहरण सेट किए गए हैं। और ऐसे 2 और उदाहरण हैं 2 अलग अलग कार्यकारिणी के। उसमें भी परिवारवाद के जो परिवार से जो लोग आते थे उनको हटाया गया। तो अब ये एक खंडेलवाल साहब की चूंकि आहट है, तो नया नया प्रयोग उनका है। ये प्रयोग कितने सफल होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तो परिवारवाद के आरोप लगाती ही है। और देश की राजनीति में भी यदि बात करें पॉलिटिशियंस और उनके पुत्रों की या परिवार के लोगों की, तो एक भरा पूरा एक इतिहास पड़ा हुआ है। ऐसे कई परिवारों में तो इतने बच्चे नहीं होते जितने राजनीतिक दलों में उनके पुत्र काम करते हैं। और हर राजनीतिक दल में परिवारवाद आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, राजद हो, चाहे दूसरी अन्य जो भी पार्टियाँ हों, सब में परिवारवाद की छाया आपको देखने को मिलती है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस काम करती है, तो एक नए ये प्रयोग
सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगते रहते हैं कि अभी भी पार्टी के पूर्व नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के पुत्र पुत्रियां अभी भी कार्यरत हैं। लेकिन हेमंत खंडेलवाल के आने के बाद यदि कुछ प्रयोग हो रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उनको बदला जाना चाहिए। और ज़रूरत के मुताबिक मेरा ये मानना है कि यदि कोई आवश्यकता हो, यदि कोई नेतृत्व कोई सक्षम हो, तो उसमें क्या है फिर परिवारवाद देखना। काबिल आदमी राजनीति में आना ही चाहिए। और ये केवल राजनीति में नहीं, किसी दूसरे फील्ड में भी आप देखिए, जो योग्य आदमी है वो आगे बढ़ता है। खैर, पार्टी का अपना मानना है, पार्टी का ये शायद पार्टी का ये सोच हो कि जो परिवारवाद के आरोप, जो परिवारवाद के नाम पर जो कांग्रेस को भाजपा घेरती है, उससे शायद ये बच जाए। तो ये भी एक सोच हो सकता है। बहरहाल पार्टियों में परिवारवाद चरम पर है, भाजपा थोड़े से इससे परहेज कर रही है। आज चर्चा इसी पे करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। भाजपा के परिवारवाद पर एक्शन के क्या है मायने? भाजपा के एक्शन से जमीनी कार्यकर्ताओं का कितना बढ़ेगा उत्साह? क्या बीजेपी का यह कदम 2028 की चुनावी तैयारी का हिस्सा है? कांग्रेस क्यों कर रही परिवारवाद का बचाव? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता गुंजन चौकसे जी हमारे साथ हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मीडिया पैनलिस्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, शुरुआत आपसे। नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, नए नए प्रयोग आपकी पार्टी में हो रहे हैं। आज भी एक प्रयोग किया गया, परिवारवाद का आरोप लगे, उसके पहले ही परिजनों को पार्टी से थोड़ा सा परे निकाल दिया गया। ये कितना प्रयोग कब तक चलेगा? क्या इसको आप मानती हैं? क्या इससे पार्टी के ऊपर जो आरोप परिवारवाद के लग रहे हैं उससे बच पाएंगे? देखिए योगीराज जी, जब भाजपा का नाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र से इसलिए बात की शुरुआत करती हूँ क्योंकि पूरी जो गहराई है उस पार्टी की वो उस मूल मंत्र में ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये जो सब में शामिल है ना योगीराज जी, ये उनका कार्यकर्ता शामिल है। अगर कार्यकर्ता प्रमुख कोई पार्टी है इस पूरे देश में तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अगर कैडर बेस्ड सशक्त पार्टी इस पूरी दुनिया में अगर कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। और वो यूं ही नहीं कहलाती, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं का अभिमान बना के रखना और कार्यकर्ताओं की सामूहिकता को लेकर एक पार्टी कैसे आगे बढ़ती है, ये उदाहरण अगर कोई है हमारे देश में और दुनिया में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके दो प्रमुख उदाहरण, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो एक कार्यकर्ता चाय बेचने वाले को इस देश का प्रधानमंत्री बनाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाता है। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये परिवार का जो एक सामूहिकता के भाव लेकर चलती है वो है भारतीय जनता पार्टी। और यही फर्क है, हम परिवार भाव लेकर चलते हैं और वही कांग्रेस परिवारवाद लेकर चलती है। एक गांधी परिवार के नाम पे जो एक पार्टी चली आ रही है, न जाने कितने वर्षों से वो एक ही सरनेम के साथ, वो गांधी सरनेम के साथ जो पार्टी अपनी सशक्तता दिखाती है, शक्ति दिखाती है, देश के सामने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, आज उसका वजूद भी खतरे में है, आज उसका अस्तित्व भी खतरे है। और उसका वजह यही है क्योंकि उन्होंने कभी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। ये राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आके कह के गए थे कि उनके कार्यकर्ता तो स्लीपिंग सेल हैं, उनके कार्यकर्ता गद्दार हैं, उनके कार्यकर्ता तो जिस घोड़ों में क्लासिफाई करके गए थे। तो एक तरफ कांग्रेस है जो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके का सलूक करती है और वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता का ही सम्मान में यकीन रखती है। और इसीलिए आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निर्णय लेती है वो निर्णय हमेशा जनता के हितैषी निर्णय होते हैं, वो जनता की भावनाओं से संबंधित होते हैं, वो देश के विकास से संबंधित निर्णय होते हैं। और इसीलिए ये जितने आप देख रहे हैं एक नवाचार लेकर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, तो ये कोई नवाचार किसी नियत से नहीं है, नियत और नीति एक ही है कि देश का
देश की जनता का विकास होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे ले लूँ, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगा। क्या आप ये नहीं मानती कि परिवार में भी कोई योग्य और काबिल लड़का है, उसको मौका तो मिलना चाहिए? देखिए भाई साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हम योग्यता पर भी जाते हैं कि अगर एक व्यक्ति, अगर एक प्रतिनिधि के तौर पर जनता के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है तो उसकी योग्यता देखकर लाती है, उसकी सक्षमता देखकर लाती है, उसकी नियत देखकर लाती है, उसके भाव देखकर लाती है कि सेवा का भाव हो, वो व्यक्ति समृद्ध हो, वो व्यक्ति योग्य हो, तो वो जनता के बीच आने के लिए बिल्कुल काबिल है। और यही भारतीय जनता पार्टी एक कदम उठा रही है। मैं अपना भी उदाहरण देती हूँ ना सर, मैं कोई राजनीतिक परिवार से तो नहीं हूँ, पर फिर भी आज आप जैसे महानुभावों के साथ अगर बैठने का मुझे मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना, और ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती योगीराज जी। ठीक। ये आप उदाहरण बता रहे हैं, आज ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो सबको मौका देती है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपनी सेवा भाव से जनता के बीच आने का। ये ठीक। कांग्रेस की तरह सिर्फ वही परिवार के चंद लोगों को सिर्फ मौका देकर सिर्फ कुर्सी और सत्ता की अगर राजनीति ठीक का है। कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है, और ठीक। कोई सेवा और सुशासन का कोई काम कर रहा है तो जी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक बात है। आप जब बोल रही थी तो अमित जी ने घड़ी देख ली, आप कितना मिनट बोली, तैयार हैं बिल्कुल आपका जवाब देने के लिए। अमित जी। नहीं, समय तो मैं किसी और चीज़ के लिए देख रहा था। अच्छा। मेरी बहन है, बहुत अच्छा बोलती हैं, और लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, और जहां उनको जो चीज़ अच्छी लगती है वहां के लिए वो जनता को और आपको, हमको, मीडिया को, सबको बताने के लिए हो जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने खंडेलवाल जी, कई नवाचार कर रहे हैं। आज आप और हम बात कर रहे हैं वंशवाद की। बड़ी हास्यास्पद बात है ये। खंडेलवाल जी के पिताजी कौन थे? कितनी बार के सांसद थे? कितने साल जनप्रतिनिधि रहे? कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उन्होंने काम किया? आज उनके बेटे बता रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि आज वंशवाद ऐसा वैसा। विश्वास सारंग जी कौन है? दीपक जोशी जी कौन है? अब मैं मध्य प्रदेश की बाहर की बात करूं तो अनुराग ठाकुर जी कौन है? पंकज सिंह जी कौन है? सुषमा जी की सुपुत्री कौन है? बात यह है कि सिर्फ मूलभूत जो मुद्दे हैं राजनीति के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ इस तरीके की बातें की जाती हैं। मेरी बहन ने कहा कि राजनीतिक परिवार से नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसा मौका देती है। तो ये आपका भाई भी बैठा है आज, जो इसके परिवार में कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन मैं भी आपके चैनल पे बैठा हुआ हूँ। तो बात यह है कि जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको मौका मिलना चाहिए। ये किसी का अपराध नहीं होता कि आप किसी आपका परिवार का कोई पिता या और कोई व्यक्ति राजनीति में है तो आप नहीं आ सकते। जनसेवा तो सबका अधिकार है, 18 के बाद सबको वोट देने का अधिकार होता है। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा कि राहुल जी आए थे, कार्यकर्ता वो गद्दार कह के चले गए। बहुत बड़ी बात है ये, और पूनम कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं गुंजन जी। एक वीडियो आप बता दीजिए जिसमें राहुल जी ने कहा हो कि मेरे कार्यकर्ता गद्दार हैं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हो, गलत पार्टी में हो ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि कहीं कोई, और कैडर बेस की भी बात मैं बताता हूँ आपको। आज कैडर बेस का सबसे ज़्यादा यदि मखौल उड़ रहा है तो वो मध्य प्रदेश में उड़ रहा है। कल तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नारा लगाते थे कि माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो दरिया उठा रहे हैं। कल अशोकनगर में कार्यक्रम था, माननीय केंद्रीय मंत्री आए थे, जो मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे, जो पीढ़ियों से जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वो पीछे खड़े रहे, उनको मिलने नहीं दिया प्रशासन ने। ये खबर है, आप अपने अशोकनगर के संवाददाता से पूछिए आप। तो ये इनका कैडर है कि आप सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला लेते हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की बात करें हम, या मध्य प्रदेश में अपने विरोधियों की बात करें। ठीक बात। मुझे ऐसा लगता है शायद भाजपा का जो सोच रहा हो, बस एक छोटा सा संक्षिप्त सा सवाल है, आप जवाब दे दें, कि वो परिवारवाद को ये मान के चलते हैं कि जैसे आज आपने विश्वास सारंग की बात की और 2-3 नाम आपने और भी गिनाए, लेकिन उनके परिवार की अब कोई पार्टी में नहीं है, तो शायद वो ऐसा मान के चलते हैं कि एक बार में एक परिवार के 2 सदस्य संगठन में नहीं होना चाहिए। जब पहली बार पार्षद बने थे, जब तो वो सांसद थे राज्यसभा के। हेमंत खंडेलवाल तो अभी बने।
मैं तो वो इसलिए वो कार्यक्रम आपने सारंग जी का नाम लिया तो मैंने बताया आपको। हाँ, कि ये कैलाश सारंग जी राज्यसभा सांसद थे ना उस समय जब विश्वास भाई पार्षद बने। हाँ, संगठन में नहीं थे वो, लेकिन अरे या कैसे? शायद पार्टी का ये मानना रहा हो। अब आपको जवाब मानना ही नहीं है, तो अलग बात है। हम तो मान रहे हैं आपका जवाब, लेकिन मेरा ये भाई, मानना है कि एक शायद लाइन उनकी ये है, राज्यसभा सांसद कैलाश सारंग जी को आपने और मैंने तो बनाया नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही गए होंगे ना। वो ठीक बात है। अभी हाँ। अभी जो बात आती है वो ये आती है, जैसे गांधी परिवार में 4 वोट और 3 सांसद, तो उनका आरोप यह रहता है कि एक परिवार के 3-3 लोग होने से ये बात कौन कर रहा है? कार्यकर्ता ये बात कौन कर रहा है? हम तो डंके की चोट पर बोल रहे हैं भाई, गांधी परिवार हमारे दिलों पर राज करता है। ऐसा इनके यहाँ कोई परिवार ही नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो। ऐसा कोई इनका प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी हो। गांधी परिवार ये तो अंग्रेजों के साथ मिलने वाले लोग हैं भाई। हम गांधीवादी हैं और ये गोडसेवादी हैं, तो ये किस तरीके की बातें करेंगे? हम तो बिल्कुल बोलते हैं स्पष्ट तौर पर कि गांधी परिवार के ऊपर हमें गर्व है कि गांधी परिवार हमारा अभिभावक है। ठीक बात। गांधी परिवार पर इसी परिवारवाद को रोकने की बात हो रही है कि आज आपको मजबूरी में भी वही गांधी परिवार का नाम जपना पड़ रहा है। क्यों नहीं अमित तावरे जी का नाम आता है आगे? आप गैर राजनीतिक परिवार से है ना, तो आपके नाम क्यों नहीं आते? जिलाध्यक्षों की लिस्ट में भी क्यों वही नाम आते हैं जो गांधी परिवार के तलवे चाट रहे हैं? आप वही परिवारवाद के लोग हैं। दिग्विजय सिंह जी के परिवार से 5 लोगों को एक साथ टिकट दी गई थी, अमित तावरे जी। मैं आपको याद दिला दूं, विधानसभा चुनाव के समय में दिग्विजय सिंह जी को, उनके भाई को, उनके भतीजे को, उनके बेटे को, उनके दामाद को, उनके भांजे को, ये है परिवारवाद। एक ही सीट, एक ही सत्ता, एक ही जगह से छिंदवाड़ा में 40 वर्षों तक कमलनाथ जी की पत्नी, कमलनाथ जी के बेटे, एक ही परिवार में सीट का टिकट वितरण घूमता रहता है। ठीक बात। कहते हैं परिवारवाद। क्या छिंदवाड़ा में 40 वर्षों में और कोई कार्यकर्ता नहीं था कांग्रेस का? अरे जिस दिन अमित तावरे जी जैसे अगर एक सशक्त प्रवक्ता का नाम ऊपर आएगा, उस दिन हम मानेंगे कि आपके यहाँ भी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां कार्यकर्ता ने देश संभाला है, प्रदेश संभाला है और हर वो कुर्सी संभाली है जो जनता के विकास से संबंधित हो। ठीक बात है। मैं रमेश शर्मा जी को थोड़ा इन कर लेता हूँ, जवाब बाद में लेंगे आप। अरे आप अभी दे दीजिए। नहीं ठीक है। आपने चूंकि फिंगर रेस नहीं की। नहीं आप बोलिए। मैं मेरी आदत है मैं किसी के बीच नहीं, अब बोलिए, चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब गुंजन जी भी जब बोल रही थी बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं जब बोला तो मेरी बहन बीच में बोली। ठीक है, बोलिए आप, फिर मैं सर के पास जाऊंगा। देखिए बात दरअसल ये है कि आज ये वंशवाद पे स्ट्राइक और ये सब चीजें बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? हमारे नेता उमंग सिंघार जी ने तो स्पष्ट कहा है कि भाई जो भी कोई व्यक्ति यदि योग्य है तो उसको आना चाहिए सामने, उसकी क्या गलती है? तो ये बात ये कहना कि गांधी परिवार और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, अरे भैया छिंदवाड़ा की जनता ने उनको जितवाया है। राहुल जी को रायबरेली और वहां की जनता ने जिताया है। ठीक हो गया आपका जवाब। मैं एक कमेंट ले लेता हूं सर का। सर, ये सबके अपने अपने परिवारवाद हैं। भाजपा का अपना परिवारवाद, कांग्रेस का अपना परिवारवाद, और जो वास्तव में जो परिवारवाद की जो चिंता हो रही है वो कितनी होगी, कितनी दूर तक ये बात जाएगी, चूंकि अमरिंदर खंडेलवाल साहब अभी तो नए नए हैं, ये प्रयोग कितना सफल होगा। लेकिन यदि थोड़ी सी शुरुआत हो गई है तो मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है पार्टी मानती कि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा इससे। आप कितना इस बात से, इस निर्णय से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर कौन सा राजनीतिक दल किस प्रकार निर्णय लेता है और क्या नीति बनाता है, अपने पदाधिकारी बनाने में या पद प्रतिष्ठा देने में वो किसको प्राथमिकता देता है, ये उनका अपना निर्णय है। कांग्रेस का अपना निर्णय है, भाजपा का अपना निर्णय है। जहाँ तक वंशवाद का प्रश्न है, वंशवाद 3 प्रकार का वंशवाद हम भारत की राजनीति में देख रहे हैं। एक प्रकार का तो वो है कि कुछ विशेष पदों पर ये परंपरा ही बन गई है कि उसी परिवार का कोई व्यक्ति आएगा, जिसे हम मुलायम सिंह जी के परिवार के रूप में देख सकते हैं, शेख अब्दुल्ला जी के परिवार के रूप में देख सकते हैं, लालू यादव के परिवार के रूप में देख सकते हैं, करुणानिधि के परिवार के रूप में देख सकते हैं। उस पद पर वही आएगा। अब बाकी वंश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो वाकई सक्रिय रहे हैं और अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को यदि परिवार के सदस्य, वो कोई भी पार्टी हो, उनको अवसर मिल जाना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं,
विश्वास सारंग छात्र राजनीति से सक्रिय रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहा। वो पार्षद तब बन गया था जब सारंग जी के पास, उनके पिताजी के पास कोई पद नहीं था। ये दीपक जोशी को हम देखें, दीपक जोशी छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हमीदिया कॉलेज में, तो वो छात्र राजनीति से सक्रिय रहा है। तो कुल मिलाकर के कई ऐसे लोग हैं जो, जैसे मान लीजिए गोपाल भार्गव का लड़का, वो बहुत सक्रिय लड़का है गोपाल भार्गव का। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार का लड़का अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय है। लेकिन कई ऐसे हैं जो सक्रिय नहीं है, उनको बढ़ाने में अगर कोई राजनीतिक दल आगे करता है तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। तो सक्रिय लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हेमंत खंडेलवाल जी के पिताजी जो विजय खंडेलवाल जी, वो भी बहुत सक्रिय रहे हैं, संघ में रहे हैं। विजय खंडेलवाल जी के बड़े भाई भी बहुत सक्रिय रहे हैं और इनके जो बड़े भाई का लड़का वो भी बहुत सक्रिय रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा परिवार सक्रिय रहा है। अगर ऐसे परिवारों से एक से अधिक लोग राजनीति में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला, लेकिन ये जो निर्णय अभी लिया है, ये निर्णय मुझे लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारी स्क्रीनिंग के बाद आपने कमेटियां घोषित की थी भाजपा ने, अब इन जिलाध्यक्षों की घोषित होने से पहले अगर उनको रोक लिया जाता तो मैं समझता हूं वो ज्यादा अच्छा होता। अब एक बार डिक्लेयर हो गई, अब उसकी आप स्क्रूटनी कर रहे हैं तो भाई मतलब जहां तक अभी सुनने में आया है, ये तो गुंजन जी बताएंगे कि पहले सब नाम इकट्ठे ले लिए थे, सारे प्रभारियों ने, जिलों के अपने प्रभारी थे, सारे प्रभारियों ने नाम इकट्ठे ले लिए थे। फिर बाकायदा उसका पैनल में डिस्कशन हुआ कि किसको रखना किसको नहीं रखना, तब जाकर के ये सारी की सारी घोषणाएं हुई हैं। और उसके बाद फिर घोषित होने के बाद नाम हटाना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा विचारणीय भी है और इसमें आगे पार्टी को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया सर। गुंजन जी, इसका जवाब तो आप दीजिए, क्योंकि वास्तव में कई बार ये होता है कि फिर उसको ऐसी गिल्टी फील होती है कि हमारा अपमान किया गया। मतलब या तो आप हमें लेते ही मत, उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही जिला बॉडी में या संगठन में लिया होगा, और उसके बाद अचानक ये सारी बातें आती तो शायद उसकी थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग होगी। योगीराज जी, यही फर्क है शायद। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की क्या विचार हैं इससे नहीं पार्टी चलती। एक सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं, रीति नीति के तहत निर्णय लिए जाते हैं, कोई मंशा के लिए निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि जो एक बेनिफिशियरी जिसे हम कहते हैं वो यहाँ हमारी पार्टी में जनता जनार्दन, जनता की किस चीज में भलाई है उसके लिए जो निर्णय एक सामूहिकता से एक नेतृत्व लेता है, वरिष्ठ नेतृत्व, उस निर्णय को मान्य माना जाता है। और यही भाव है यहाँ। हर व्यक्ति वो जिस भी दायित्व पे क्यों ना हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता समझ के सिर्फ अपना काम कर रहा है, सेवा देने का काम, जनता का विकास का ठीक है, और वो उसी प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। आप उसे पार्टी में रखें, आप पार्टी में ना रखें, आप उसको दायित्व दें, आप ना दें, आप पद दें या ना दें, ये कार्यकर्ता भाव ही हमारी पार्टी को सबसे मजबूत क्या गुंजन जी, और सबसे मजबूत कैडर बेस्ड पार्टी बनाता है। गुंजन जी, क्या ऐसा है कि जैसे मान लो आपके यहाँ कई नेता पुत्र बड़े एक्टिव रहे, 2-3 के जिक्र तो आदरणीय रमेश शर्मा सर ने किया, मुद्दे शेजवार का उन्होंने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान के बेटे की यदि बात कर ले, कार्तिकेय सिंह, वो तो 2018 से सक्रिय हो गए थे। मतलब कुछ लोग नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की बात करें, पिछले 10 सालों से सक्रिय हैं। तो ऐसे आपके यहाँ कई नेता पुत्र हैं जो 10-15 सालों से लगातार फील्ड में। अभिषेक भार्गव की तो बहुत अच्छा पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो काम देखते हैं संगठन का और उनका। तो ऐसे योग्य लोगों को क्या पिछले मतलब उनके मन में क्या ये मैसेज जाएगा कि वो जो एक्टिव थे वो अब इनएक्टिव हो जाएं, या कोई अपना दूसरा क्षेत्र तलाश लें, या जब तक शिवराज जी तब तक उन्हें नहीं मौका मिलेगा, जब तक नरेंद्र सिंह तोमर है तब तक मौका नहीं मिलेगा, परिवार में 2 में से कोई एक रहेगा, ऐसा भी है क्या कुछ? भाई साहब, ये सारे निर्णय लिए जाते हैं एक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, और वहां पर सिर्फ योग्यता देखी जाती है, समीकरण देखे जाते हैं, जनता जनार्दन को किस तरीके का प्रतिनिधि की जरूरत है वो देखी जाती है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारा एक ही प्रयास है कि जनता के बीच एक ऐसे व्यक्ति को भेजना जो जनता की संवेदनाओं को समझे, जो जनता के लिए काम करे, और इसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है। एक इकलौता व्यक्ति यहाँ पे कांग्रेस की तरह चयन नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरी एक प्रक्रिया है, उसके तहत सामूहिकता से विचार विमर्श करके रीति नीति के तहत निर्णय लिए जाते हैं। उस निर्णय में जिसका भी नाम सामने आता है वो सामने है। और हाँ, रही बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सम्मानीय शर्मा जी ने भी कुछ नाम दिए और उन्होंने कहा कि वो सक्रिय रहे हैं ना, वो एक उस परिवार से है, ये इसका चूंकि समय थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप बोले अपना जो आपको पक्ष रखना। उन्होंने काम किया।
आगे भी जो जनता के लिए काम करेगा वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर जरूर जनता के लिए सामने आएगा। जी जी अमित जी। देखिए, वंशवाद के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने बताया आपको। और फिर ये कहूँगा कि इनकी कोई ना नीति है ना कोई नियत है। जो स्वार्थ सिद्धि जहाँ इनकी सिद्ध होती है वहाँ ये लोग कर लेते हैं प्रयोग। आपने एक रायसेन जिले के एक नेता पुत्र का नाम लिया। वो उनके पिता जो हैं लगभग 20, 25, 30 साल रहे, संघ के ज़माने से रहे, मंत्री भी रहे, और उनको टिकट मिलना था। लेकिन जब कांग्रेस से कोई आ गया तो सरकार को बचाना था, उनका टिकट काट के उनको दे दिया। अब मुझे बताइए, उन्होंने कौन सा कैडर बेस में काम किया था, कौन सा भारतीय जनता पार्टी के लिए दरियां उठाई थी, कौन से वो संघ में गए थे। संघ का अच्छे से नाम याद आया तो मैं तो संघ की बात भी करता हूँ। यदि मैं सही हूं तो मोहन भागवत जी के पिताजी भी संघ में ही थे, बड़े पद पर, मोहन राव भागवत जी। तो वो तो वहां भी वंशवाद आ गया। तो बिल्कुल खुले मन से कहिए कि हाँ, ये नाटक नौटंकी बंद करिए, कथनी करनी में सत्यता बताइए जनता को। ठीक बात। एक बस लास्ट कमेंट सर आपका, एक जो वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने पहले कहा है कि परिवारवाद की कई, ये जो पिता के नाम पर बेटे को पद मिल जाए वो बिल्कुल बात अलग होती है, लेकिन जो सक्रिय होते हैं बात अलग होती है। संघ का बात जो अमित जी ने कही, संघ में ऐसे स्वयंसेवक हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, पिता की उंगली पकड़ करके शाखा गए हैं, गोद में होकर के शाखा गए हैं। आप अगर देखेंगे तो मोहन भागवत जी बाल वैसे स्वयंसेवक हैं और ऐसा कोई दायित्व उनके पास नहीं है, ऐसा सुनने में आया है, जहां तक मैंने पढ़ा है एक पत्रकार के रूप में। लगभग वो भी नीचे से उठ करके ऊपर आए। तो संघ की एक बात बहुत अलग है, राजनीति की बात इसमें बहुत अलग है। गुजरात के प्रचारक रहे हैं वो, और नरेंद्र मोदी जी के गुरु भी रहे हैं। ठीक बात। चूंकि समय इतना ही था, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।